ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसका 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, अगर शुरुआत की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एग्जाम पूछा जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AKTU बी फार्मा का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसका 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से सवाल आए थे, इसको आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सको कि आपको इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है या फिर इस चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात हो जाती है प्रीवियस ईयर पेपर से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो आया था इस पूरे पेपर में। ठीक है, देखिए, अगर शुरुआत की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एग्जाम पूछा जाता है। 3 सेक्शंस में आपका पेपर आता है। सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके लिए आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, ये है पूरे 20 मार्क्स का। इसके बाद दूसरा है सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये सेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं कि ये लॉन्ग सेक्शन है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड थर्ड इज सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में 7 नंबर दिया जाएगा। तो यानी ये वाला सेक्शन है 35 मार्क्स का। क्लियर? तो ये 3 पार्ट्स में पेपर पूछा जाता है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, पहले सेक्शन ए को, फिर सेक्शन बी को एंड देन सेक्शन सी को। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो जो पूछे गए थे। पहला सवाल यहाँ से आया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या काम करता है, ये आपको यहाँ बताना था। सेकेंड इज डिफाइन एक्शन पोटेंशियल विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल और उसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। देखिए, 2 नंबर का सवाल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो, थर्ड इज व्हाट इज BMR, जस्टिफाई इट्स सिग्निफिकेंस, इलैबोरेट द टर्म इनहेरिटेंस, हाईलाइट द रोल्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन डाइजेशन प्रोसेस। अब क्या ANS के क्या क्या फंक्शंस होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनार्क एंड मेनोपॉज, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर इसके बाद राइट अबाउट टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, विच हार्मोन टेक्स पार्ट इन ओव्यूलेशन प्रोसेस, एंड आयोडीन इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जस्टिफाई इट। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेक्शन ए के अंदर पूछे गए हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हर एक मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्लियर? केमिकल मैसेंजर्स, क्या काम होता है इनका। इनका काम होता है नर्व इम्पल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने का। ठीक है, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का जो एंड पार्ट होता है यानी एक्सॉन टर्मिनल, और दूसरे न्यूरॉन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी डेंड्राइट, उनके बीच में जो खाली पूरा एरिया होता है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, उसी को ही जंप करके एक पार्ट से न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के पार्ट तक आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। क्लियर? चलिए, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर।
चलिए इसके क्या क्या काम होते हैं, एक्साइटेशन और इनहिबिशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड ये एक्साइट करता है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज गाबा, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है, हार्मोन नहीं न्यूरोट्रांसमीटर है। Regulating mood and emotions, example dopamine and serotonin. Controlling movements and coordination, acetylcholine very important. Influencing sleep, learning and memory. तो बेसिकली हर एक काम के लिए आपको न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद ही देख लो, एक्साइटेशन और इनहिबिशन, मूड एंड इमोशंस को रेगुलेट करना, इसके बाद कंट्रोल एंड मूवमेंट को जो भी आपकी रेगुलेशन होते हैं वो करना, एंड स्लीप, लर्निंग, मेमोरी, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्शन पोटेंशियल विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है ये आपको बताने हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक सडन टेम्परेरी चेंज है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर, जो कि एक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा होगा, ठीक है, विद इन अ न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो न्यूरॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब कैसे ये ट्रिगर किया जाएगा, क्या पूरे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली चीज, ट्रिगर्ड व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 55 के आसपास की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, अगर वो उसको क्रॉस कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब सोडियम आयंस अंदर आते, मेम्ब्रेन के अंदर आते, मान लीजिए मेरे पास ये एक मेम्ब्रेन है, एक्सॉन है, ठीक है, तो जब सोडियम आयन अंदर वाली तरफ आएंगे, दिस इज कॉल्ड इनफ्लक्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। सेकेंड वाला जो है, इसके अंदर जो पोटेशियम आयन है वो बाहर चले जाएंगे, मतलब जो अंदर वाला एरिया है उसको छोड़कर बाहर चले जाते हैं ऐसे पोटेशियम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईफ्लक्स, ठीक है, ईफ्लक्स। और इसी कंडीशन को हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, रीपोलराइजेशन। एग्जाम्पल, इन मोटर न्यूरॉन एंड एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स टू मसल फाइबर रिलीजिंग एसिटिलकोलिन, और उसी की वजह से जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो हो पाता है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। इतना अगर आप लिख दोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मोर देन इनफ होगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज BMR, जस्टिफाई इट्स सिग्निफिकेंस। अब BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से। BMR is the energy expended by the body at rest to maintain vital functions, जैसे कि breathing and circulation, ठीक है। दिस इज BMR, सिंपल सी बात है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, देखिए ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी की रेस्ट पर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, इंडिकेट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी एट रेस्ट और यूजफुल इन न्यूट्रिशनल प्लानिंग एंड वेट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है कि वेट को मैनेज करने के लिए भी कहीं ना कहीं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, क्लियर, एंड मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वेट मैनेजमेंट। हेल्प इन डायग्नोजिंग मेटाबॉलिक डिसीजेस और डिसऑर्डर्स, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम सिक्रीट होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, क्लियर। तो इनको भी हम लोग मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं कि कौन होगा, BMR, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। एलैबोरेट द टर्म इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब है जीन्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्लियर, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिट होकर आया है। ऐसे तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा, आप लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, आपके जो फीचर्स हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स की तरह होंगे, कारण इनहेरिटेंस, क्लियर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो जाना आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्लियर। इन्वॉल्व जीन्स विच आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ DNA, जो कि हर एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। डिटरमाइंस ट्रेड्स, जैसे कि आई कलर, अभी बताया मैंने कि आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे
होंगे जो आपके फादर या आपके मदर के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे, या तो आपकी हाइट, आपकी आई का कलर, आपके बाल, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। इट फॉलोज प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। पी वाला एग्जाम्पल याद होगा आप लोगों को, जिसके अंदर डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। क्लियर। 2-2 नंबर के सवाल हैं, तो इसमें अपना बहुत ज़्यादा समय मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो सेक्शन है वो इन 10 नंबर के मुकाबले का ही है। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन, इस सेक्शन के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का एक सवाल, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो इन सवालों में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, जो पूछा है उतना लिखे, इनफ है। ठीक है, आधा पेज लिखो, ख़त्म। आगे बढ़ जाते हैं। हाईलाइट द रोल्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन डाइजेशन प्रोसेस। अब डाइजेशन प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हो सकते हैं, किसके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ये आपको बताना है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 मेन डिविजन्स होते हैं, एक होगा सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अगर बात की जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, इसका एक ही मानना है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्लियर। तो इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई होगी तो तुम थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हो कि क्या चीज़ें हो रही होंगी। सेलिवरी सिक्रीशन। अब आप खुद ही सोचिए कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको बहुत डर लग रहा है या बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है। क्लियर। या फिर मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेकर चलूँ कि तुम लोग जा रहे थे, एकदम सुनसान गली थी और तुमको अपने पीछे पायल की आवाज़ आ गई। क्लियर। तो तुम क्या करोगे बताओ। तो उस समय जो तुम्हारी बॉडी के अंदर हलचल सारी हो रही होगी, वो सारी की सारी चेंजेस, सारे के सारे जो भी वहाँ पर कुछ भी अगर हो रहा होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, कुछ भी अगर हो रहा होगा, वो सब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान होगा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर तुमको लगेगा कि ठीक है, एक चलता फिरता इंसान है, मीन्स एक ह्यूमन है, ठीक है, तो वहीं पर तुम एकदम शांत हो जाओगे, तुमको कोई ऐसे स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं होगी, आराम से तुम काम डाउन हो जाओगे। उस सिचुएशन में जो काम कर रहा होगा वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो इसकी हेल्प से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में अब सेलिवरी सिक्रीशन यानी सलाइवा का जो सिक्रीशन है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको घबराहट में खाने का मन नहीं करता है। क्लियर। लेकिन अगर आप आराम से लेटे हैं, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है ना, आप टीवी देख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी काम है, चाहे वो एंजाइम सेक्रेशन हो, किसी भी पर्टिकुलर पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक जूस या सलाइवा का सेक्रेशन, कुछ भी अगर हो रहा है, वो सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कराता है। ठीक है। सिंपैथेटिक के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो अभी बाताई है मैंने आपको, ये कम हो जाती हैं। क्लियर, कम हो जाएंगी। तो डाइजेशन का मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या लेना देना है। सेलिवरी सिक्रीशन यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ कम हो जाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन वहाँ बढ़ेगा, यहाँ कम हो जाएगा। सेम एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वहाँ बढ़ेगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इधर इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन, यहाँ पर स्टिमुलेशन होगा, यहाँ इनहिबिशन होगा। अभी तो बताया कि सारी की सारी चीज़ें कम हो जाती हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सभी कुछ स्टिमुलेट होगा, सभी कुछ का जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्फिंक्टर एक्टिविटी, स्फिंक्टर यानी कि दरवाजे, देखो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा स्फिंक्टर्स का, जिसकी हेल्प से फूड आराम से आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद इंटेस्टाइनल सेक्रेशन यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। डिफिकेशन रिफ्लेक्स यहाँ स्टिमुलेट करेगा, यहाँ इनहिबिट हो जाएगा, है ना। डिफिकेशन मीन्स बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना। क्लियर। तो ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का असर किस पर, डाइजेशन के प्रोसेस पे। ठीक है। सिंपली याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक में कम करेगा। ये सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। और अच्छा, बहुत ही इजी सा सवाल है, पैनक्रियाज की कौन सी सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, बस यही आपको बताना है। छोटा सा सवाल है।
अब ये तो उन्होंने एक ही चीज़ पूछ ली है, लेकिन इसके अलावा भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। देखो, पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहली चीज़, पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब है कि इसके पास दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। अगर बात की जाए एक्सोक्राइन की, तो यहाँ पर इसका सिंपली फंक्शन क्या होता है, एंजाइम रिलीज करना डाइजेशन के लिए। जो आपको यहाँ तो नहीं पढ़ना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए पैनक्रियाज के, तो यहाँ से इसका काम होता है कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना, जिनमें आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना हुआ होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, पैनक्रियाज के पास होती हैं कुछ पर्टिकुलर सेल्स, जिनको आप कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। इनके अंदर कुछ और सेल्स होंगी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। अब जो अल्फा सेल्स है, यहां से तो रिलीज होता है ग्लूकागॉन, बीटा से रिलीज होगा इंसुलिन और डेल्टा से रिलीज होता है सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करेगा। लेकिन जो सोमैटोस्टैटिन है, दैट इज अ टाइप ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन, जिसका काम होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को रोकना, कम करना। ठीक है, तो डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इन द पैनक्रियाज सेक्रेट सोमैटोस्टैटिन। इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी मीन्स रोकना, टोकना, रुकावट। ठीक है, तो इसका काम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन सभी के सिक्रेशन को कम करना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन को कम करना। मतलब भैया इनहिबिटरी है, तो आप सोचकर चल सकते हैं कि इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके इंसुलिन या ग्लूकागॉन या पैनक्रियाटिक एंजाइम यानी पैनक्रियाज के फंक्शंस को रोकना। ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज अगर हो गया तब भी प्रॉब्लम है, ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज हो गया तब भी प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीज़ों को एक साथ मतलब कंट्रोल करके चलता है, ऐसे आप कह सकते हैं। चलो अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको बताना है। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा। देखिए, ये है इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिस्पेक्टिवली। अगर बात की जाए मेनार्क के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, उसी कंडीशन को या उसी स्टेप को, प्रोसेस को मेनार्क बोला जाएगा। और अगर परमानेंटली टर्मिनेशन हो जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, दैट इज नोन एज मेनोपॉज। क्लियर, सेसेशन या टर्मिनेशन दोनों एक ही चीज़ है। क्या एज होती है, देखो प्यूबर्टी एज होगी 11 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज तक जो मेनार्क है वो हो जाता है, यानी प्यूबर्टी की जो एज होती है ना, तब ये प्रोसेस होगा। वहीं पर अगर बात की जाए मेनोपॉज के बारे में, तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 50 साल लेकर चलते हैं, है ना। 50 ईयर्स ऑफ एज लेकर चलेंगे, थोड़ा सा इधर हो सकता है, थोड़ा सा इधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्या कारण है इसका, भाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की शुरुआत हो सकती है प्यूबर्टी पे, और यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा ओवेरियन फंक्शन का और एस्ट्रोजन लेवल का, यानी ओवम का सिक्रेशन यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होंगी। फर्टिलिटी शुरू होती है, यहाँ फर्टिलिटी टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14 से लेकर, ठीक है, और जब तक कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होगा, एक फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, तो आप एक साधारण सी बात समझिएगा कि पूरी तरीके से जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसके बाद एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है, समझे, बहुत ही इजी से सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, देखिए ये है एक ऐसा पैरामीटर जिसकी हेल्प से आप अपने लंग्स की जो क्षमता है उसको आप मेजर करते हो। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। वॉल्यूम्स जैसे कि टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, कहीं से भी आ सकता है सवाल। और सेम कैपेसिटीज़ में है। वाइटल कैपेसिटी इन्होंने यहाँ पूछा है, या इसके अलावा ये टोटल लंग कैपेसिटी पूछ सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ सकते हैं, रेजिडुअल कैपेसिटी पूछ सकते हैं, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो चारों चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, वॉल्यूम्स में भी और कैपेसिटीज़ में भी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है। पहला है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? देखो, आसान से साधारण सी बात समझना, जब आप नॉर्मली इन्हेलेशन करते हैं या नॉर्मली एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपने जितना अमाउंट ऑक्सीजन का इन्हेल किया, आप कोई ऐसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ आराम से नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इन्हेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, उसी अमाउंट को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर विच is inhaled or exhaled during a normal quiet breathing, that is called tidal volume, जिसका एवरेज कैपेसिटी, एवरेज वॉल्यूम जो होता है that is approximately 500 मिलीलीटर, ठीक है। ये मिलीलीटर में बता रही हूँ मैं, लीटर में पूछा है तो आपको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। देखो, वॉल्यूम होता है वो अमाउंट, है ना, जो आप एयर का अमाउंट बेसिकली, क्लियर। लेकिन कैपेसिटी का मतलब है आपके लंग्स की क्षमता, आपके लंग्स की कैपेसिटी, कि मेरा लंग्स इतना काम कर सकता है, दिस इज कैपेसिटी ऑफ लंग, क्लियर। तो वो होता है अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम में, और ये होता है लंग्स की क्षमता। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम कैपेसिटीज़ की बात करें, लंग कैपेसिटीज़ की बात करें, तो इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम्स, है ना। जैसे वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम मीन्स आप यहाँ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, है ना, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सहेल कर सकता है, यानी CO2 को बाहर निकाल सकता है एक डीप इनहेलेशन के बाद, यानी मैंने बहुत जान लगा के इनहेलेशन किया और उसके बाद जितना भी मैक्सिमम अमाउंट मैं एक्सहेल कर पा रही हूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी, क्लियर। अब अगर बात की जाए कि इसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने आपसे कहा था कि इन सारे के सारे कैपेसिटीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम्स। अगर बात की जाए वाइटल कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइडल वॉल्यूम ऐड करना है, इसके बाद आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड करना है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड करना है, यानी TV प्लस IRV प्लस ERV। जब आप इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद इसका एवरेज वॉल्यूम कितना होता है? 4800 मिलीलीटर। ये सारे के सारे वैल्यूज़ मिलीलीटर में है, ठीक है। इतना इसका नॉर्मल रेंज होगा, क्लियर। चलिए, अब इनको आप कैसे मेजर करते हैं? अब तुम्हारे दिमाग में ये तो ज़रूर आया होगा कि हमको पता कैसे चलता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं, क्लियर। तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप स्पायरोमीटर कहते हैं। कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर। इसकी हेल्प से इसको मेजर किया जा सकता है इजीली, समझे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच हार्मोन टेक्स पार्ट इन ओव्यूलेशन प्रोसेस? बहुत ही सिंपल सवाल है। ओव्यूलेशन प्रोसेस में कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है ये आपको बताना है। तो मेन हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। सिर्फ इतना ही मत लिख कर आ जाना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 2 नंबर का सवाल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में सर्ज आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सर्ज पर जाएगा अपनी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मैच्योर एग जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और अगर मैच्योर एग रिलीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं है या हो नहीं रहा है तो दोबारा से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो सकता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑल्सो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, आयोडीन इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ
थायराइड हार्मोन यानी T3 एंड T4। इसी बात को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। देखो आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है T3 एंड T4 के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन क्यों, कैसे, ठीक है। देखो आयोडीन इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये इन दोनों के लिए फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T3 इज योर ट्राइडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। पहले ये बनेगा, इसके बाद ट्राइडोथायरोनिन बनता है, ये भी याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में से, ऑब्वियस सी बात है। और कहाँ, उसको तुम अलग से थोड़ी ना दोगे आयोडीन जाके, तुम्हारे ब्लड के अंदर ही सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। तो वहाँ से जो थायराइड ग्लैंड है उस आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इन हार्मोन्स के फॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेट करता है, यानी उसकी हेल्प लेता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू डिक्रीज हार्मोन सिंथेसिस, कौन से, T3 एंड T4। एंड आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक और बीमारी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये भी इसी की वजह से होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म तो होगा ही, यानी कि लो लेवल्स ऑफ T3 एंड T4। ये सारी कंडीशंस होती हैं आयोडीन के डेफिशिएंसी से। हेंस आयोडीन इज एडेड टू सॉल्ट, यानी आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है उसके अंदर ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अच्छा, एक और चीज़ इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो पहले नमक में आयोडीन होता ही नहीं था, आयोडाइज्ड सॉल्ट होता ही नहीं था, है ना। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, है ना, गोइटर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको खाने में इंक्लूड किया गया, जो डेली की चीज़ है जिसको हम रेगुलर बेसिस पर खाते ही हैं, दैट इज़ योर सॉल्ट। क्लियर, आप कुछ भी खा रहे हो, आप पर्टिकुलर डे पर अगर, मतलब समझ लो कि आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर खाते हो जिसके अंदर सॉल्ट ज़रूर होता है। तो आयोडीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए हमको, ये ट्रेस एलिमेंट है, यानी ट्रेस मीन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो T3 एंड T4 का जो फॉर्मेशन है वो आयोडीन की वजह से होगा, और आयोडीन आपको सॉल्ट की वजह से मिलता है। क्लियर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे सेक्शन नंबर ए के। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी पर, जिसमें सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप ए भी कर लो या बी सी कर लो, या जो भी करना है, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला है एक्सप्लेन वेरियस रिससाइटेशन मेथड्स, क्या अलग अलग रिससाइटेशन मेथड्स होते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एसिड फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन इन स्टमक, इलेबोरेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे गए हैं। आपको यहाँ से ही आइडिया लग गया होगा कि ये कितने लेंदी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा समय अगर आप लगा दोगे तो इसमें फिर अपने दिमाग को खोल के लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसको सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करिए जो 2 नंबर के लिए इनफ होगा, जितना मैंने आपको कराया है। क्लियर, अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए, तो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी, मोस्टली क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगी लॉन्ग, जो कि इस तरीके से एक टेबल के अंदर होंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ मैं ऐसे ही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप फ्लो चार्ट में या फिर इस तरीके से ही लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। पहला है CPR, सुना भी होगा आप लोगों ने, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। अब इसमें होगा क्या, देखो CPR सबको पता है कि क्या होता है। इसका मतलब है कि जो हार्ट बीट है उसको रिस्टोर करने के लिए, है ना, या फिर जो कार्डियक अरेस्ट है, क्लियरली, या फिर जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें जो ब्रीदिंग की शॉर्टनेस हो जाती है उसको रिस्टोर करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, टू रिस्टोर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग इन कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद क्या इसके की फीचर्स है, चेस्ट कंप्रेशन होता है एंड रेस्क्यू ब्रीद, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। यूज़ ऑफ AED अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो इसके बिना भी CPR हो सकता है, ठीक है। दूसरा है माउथ टू माउथ रिससाइटेशन। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा जब ब्रीदिंग पूरी तरीके से रुक जाती है ना, कम हो जाती है, जब पल्स गिरने लग जाती है, उस कंडीशन में माउथ टू माउथ रिससाइटेशन होता है। और रेस्क्यू ब्रीथ डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द पेशेंट्स माउथ। इसके बाद नेक्स्ट इज हेमलिश मैन्यूवर टू रिलीव चोकिंग ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज। अब अगर ये पूरा एयरवे
समझो, जो तुम्हारा नेजल कैविटी है अगर वो ब्लॉक हो जाए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, तब ये किया जाता है एब्डोमिनल थ्रस्ट गिवन टू डिसलोज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ट्रैकिया, ट्रैकिया से रिमूव करने के लिए। अच्छा, कभी कभी टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, इसको सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रैकिया जो कि क्या है, विंड पाइप है जहाँ से आप सांस लेते हो। अगर उस विंड पाइप में कुछ ना कुछ चीज़ अगर अटक गई तो उसको रिमूव करने के लिए चॉकिंग जिसको हम कहते हैं, तब ये किया जाता है। ठीक है, ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, विंड पाइप। नेक्स्ट इज न्यूनेटल रिससाइटेशन, जो कि नॉन ब्रीदिंग न्यूबॉर्न्स को दिया जाएगा जब एक बच्चा जन्म लेता है, अगर वो सांस नहीं ले रहा हो, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए न्यूबॉर्न या न्यूनेटल रिससाइटेशन किया जाता है। वार्म स्टिमुलेशन, सक्शनिंग, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये सारे के सारे इसकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ ALS यानी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, जो कि इमरजेंसी केयर के लिए इसका मेन पर्पस होता है, एडवांस्ड इमरजेंसी केयर। इंट्यूबेशन, IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ECG मॉनिटरिंग, डिफाइब्रिलाइजेशन, फाइब्रिलेशन, तो ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं ALS की। ठीक है, ये कुछ मेजर आपके पास रिससाइटेशन के मेथड्स थे। आपको इतना ही नहीं लिखना है, 10 नंबर का सवाल है तो आपको इनको डिटेल में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एसिड फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन इन द स्टमक। अब आपको पता होगा कि आपके स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कभी तुमने सोचा है कि अगर ये एसिड तुम्हारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में गया तो क्या होगा? वहाँ तो म्यूकस भी नहीं है, स्टमक में तो म्यूकस है जो अंदर वाली लाइनिंग को बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि डैमेज ना हो HCl की वजह से। ये हाईली एसिडिक है ना, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्लियर? तो क्या आपने कभी भी सोचा है कि अगर HCl आपके स्टमक से निकल के कहीं और किसी और पार्ट में अगर चला जाए फिर क्या होगा? क्या तुम बच पाओगे? सोचना ज़रा। खैर, अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है एसिड फॉर्मेशन, कि किस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये बेसिकली आपके गैस्ट्रिक सेल की पैराइटल सेल्स के अंदर होगा। आपकी गैस्ट्रिक सेल में कुछ चीफ सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स होती हैं, है ना, म्यूकस नेक सेल जिनको आप कहते हैं, या फिर पैराइटल सेल्स होती है, जब सबका अलग अलग काम है। अब अगर बात करें पैराइटल सेल्स की, तो यहीं से ही रिलीज होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो H2CO3 बनता है, एंड देन इसके बाद दो चीज़ें बनती है, एक तो है बाइकार्बोनेट आयन और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, वाया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यही काम करता है। जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज हुआ है, ये सिक्रीट कर दिया जाएगा स्टमक के ल्यूमेन में वाया हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, एंड देन इसके बाद ये क्लोरीन आयन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? HCl। ध्यान से सुनिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। देखो, होता क्या है, आप लोगों ने CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो CO2 पहले H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से H2CO3 बनाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और H2CO3 से दो चीज़ें बनती है, एक होता है H+, दूसरा होता है CO2। CO2 तो CO2 नहीं, HCO, ये बाइकार्बोनेट आयन, HCO3-, ये है बाइकार्बोनेट आयन, ये निकल जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है? हमारा लेना देना है इस हाइड्रोजन आयन से। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ छोड़ा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा इसको? स्टमक के ल्यूमेन में। ल्यूमेन यानी कि खाली जगह, ठीक है, स्टमक के ल्यूमेन में। और जब स्टमक के ल्यूमेन में इसको भेजा जाएगा, उसके बाद ये क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? HCl। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों ज़रूरी है? जब इतना खतरनाक है तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर HCl नहीं होगा तो आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है उसको भी ये कम करेगा। ये सारी चीज़ें हैं।
इसके बाद एसिड सिक्रेशन का क्या रेगुलेशन है, तो 3 फेजेस आपको इसके अंदर याद रखने हैं, सिफेलिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल। सिफेलिक फेज कब होगा, जब आप कोई अच्छा खाना देख लेते हो, स्मेल कर लेते हो, उसके बारे में सुन लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड सिफेलिक फेज। और इसका मैकेनिज्म है कि जो वेगस नर्व है विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, क्रेनियल नर्व नंबर 10, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को वाया एसिटिलकोलिन। इसके बाद गैस्ट्रिक फेज, जो कि बेसिकली जब खाना आपके स्टमक में होता है तभी ये फेज चलेगा, तो स्टमक डिस्टेंशन, पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो जी सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन को विच स्टिमुलेट HCl सिक्रेशन। एंड नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल फेज, जब स्टमक से खाना आपके इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और वो किस फॉर्म में करेगा, काइन के फॉर्म में, ठीक है। सिक्रीशन एंड CCK इज कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका काम है इनहिबिट करना गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ताकि ओवर एसिडिटी ना हो जाए, समझ रहे हो। तो बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेस्टाइनल फेज। क्लियर, ये 3 फेजेस होते हैं जिनकी हेल्प से आप HCl के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड इज इनहिबिटर्स ऑफ एसिड सिक्रेशन। 2 इनहिबिटर्स होते हैं, एक तो आपको याद रखना है सोमेटोस्टेटिन और दूसरा याद रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। पहला है सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। अब ये गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करके हम किस तरीके से HCl को इनहिबिट कर सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है HCl के सिक्रेशन के लिए। गैस्ट्रिन नहीं होगा HCl नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकोसा को। म्यूकोसा इज योर इनर मोस्ट लाइनिंग, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर, बाय इंक्रीजिंग म्यूकस। चलिए, तो ये है रेगुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक। लास्ट इसमें क्वेश्चन है, इलैबोरेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब अलग अलग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं। मेनली हमारी बॉडी में 3 मेन ग्रुप पाए जाते हैं हार्मोन्स के, जिसमें सबसे पहला है पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एग्जाम्पल इसके हैं हमारे पास, कहाँ एग्जाम्पल, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेप्टाइड और ये प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए, पहला वाटर सॉल्युबल होंगे ये, तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मान लो मेरे पास ये एक सेल है जहाँ पर इनको काम करना है, और सेल की बाहरी लेयर क्या होती है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्योंकि जो अमीनो एसिड से बने हुए ये हार्मोन्स है ना, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ये मान लो मेरे पास इंसुलिन है और ये ग्लूकेगॉन है, तो ये है वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है, दीज आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपना काम करना है, इसीलिए इनको रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये बाइंड करेंगे कुछ रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, इस कलर से बना देते हैं, कुछ रिसेप्टर्स के साथ, जो रिसेप्टर्स बैठे हुए होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये तो हो गया इंसुलिन का रिसेप्टर, और ये हो गया ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर। जब इनकी बाइंडिंग होगी, ये यहाँ बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ बाइंड कर जाएगा, सिंपल सी बात है। जब इनकी बाइंडिंग हो जाती है उसके बाद ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि CAMP है ना, साइक्लिक अमीनो, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड IP3, और DAG पाथवे जैसे कि ऑक्सीटोसिन। तो इनको ये कर देंगे क्या, एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, इनकी हेल्प से सेकेंड मैसेंजर इनको अंदर लेकर आएंगे, सेल के अंदर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन यहाँ आ जाएगा, ग्लूकेगॉन यहाँ आ जाएगा, और ये अपना काम इजीली कर पाते हैं। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। क्लियर है। तो वाटर सॉल्युबल है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद सेकेंड मैसेंजर्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि CAMP या IP3 DAG पाथवे, ठीक है। और रैपिड
बट शॉर्ट टर्म इफेक्ट इनका होता है। एग्जाम्पल, इंसुलिन बाइंड्स टू रिसेप्टर, एक्टिवेट टायरोसिन काइनेज, ट्रिगर्स ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। समझ आया? तो ये एग्जाम्पल अगर आप ये डायग्राम याद रखोगे तो आप इजीली इसको याद रख पाओगे। ठीक है, दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स वो होते हैं मेनली जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं, है ना। जैसे सारे तो नहीं बनेंगे लेकिन कुछ एग्जाम्पल है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको आप स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, लिपिड सॉल्युबल है तो आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट इज फॉस्फोलिपिड, है ना। तो दोस्त है भाई, वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर सेल ले लो, है ना। ये मान लीजिए ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन की शेप ऐसी ही ले लेते हैं, ये एस्ट्रोजन है। अब ये है लिपिड सॉल्युबल, है ना, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल है तो ये इजीली इसको क्रॉस कर जाएगा, और इजीली क्रॉस करने के बाद यहाँ पर बैठे होंगे इसके रिसेप्टर, ये आकर इधर बाइंड कर जाता है। ठीक है, जैसे ही ये बाइंड करेगा तो यहाँ पर आपको सेकंड मैसेंजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ वो बाइंड करेगा। ये साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर ये न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और बस यही होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो आपने बनाया है ये फिर डीएनए के साथ बाइंड करेगा और जो भी चेंजेस कराने हैं जीन के ट्रांसक्रिप्शन में वो करा देगा। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लियर? इफेक्ट्स आर स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय तक ये इफेक्ट्स चलेंगे। चलिए, एग्जाम्पल, कॉर्टिसोल एंटर करेगा सेल में, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेगा एंड देन उसके बाद इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज के प्रोडक्शन को, बिकॉज कॉर्टिसोल इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये याद रखो बस, डायग्राम ये आपको अपने आप लिखना आ जाएगा फिर वहाँ पे। थर्ड इज अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स हमारे पास है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास है। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो बेसिकली ये बिल्कुल स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह ही काम करते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जिनके पास इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल वही होगा जैसे मान लीजिए कैटकोलोमीन्स है। ठीक है, तो ये क्रॉस कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे ही बाइंड करेगा डीएनए को मॉडिफाई करेगा और जो भी आपका जीन है उसको ये मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी चेंजेस लेकर आने हैं वो कर देता है। चलिए, तो ये हैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो कि सेक्शन बी में पूछे गए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी हमारे पास है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया आपके पास मौका है ये। ठीक है, चलिए, पहला, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, फ्लो चार्ट में लिखना। Enumerate the hormones secreted by pituitary gland with their functions. Explain the reflex action with suitable example. Describe the role of pancreas in digestion process. Write the exhaustive note on protein synthesis in eukaryotes. Write a short note on renin, angiotensin, aldosterone system. Explain the structure of cerebellum with its function. चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, थोड़ी बहुत कहानी लिख ज़रूर देना इसके बारे में कि क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, जो कि मेल में होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, इन मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर ही ये होगा। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, चलिए अब कैसे होगा। देखिए, शुरुआत होती है मदर सेल से जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, दिस इज मदर सेल। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर
कन्वर्ट होते हैं, अगेन ये भी एक प्रकार का डिप्लॉइड सेल ही होगा। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो है हैप्लॉइड सेल्स का, ठीक है। फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे, फिर यहाँ से स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं, मैच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक जो गोनिया है यानी एक मदर सेल 4 मैच्योर स्पर्म्स बनाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझे। तो ये प्रोसेस होता है छोटा सा। इसके बीच में मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन कौन सा है, बस ये याद रखना, बाकी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब स्पर्म्स बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगे, उसके बाद ये वास डिफरेंस में जाएंगे, फिर वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें इन्यूमरेट द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड विद देयर फंक्शंस। अब कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड, तो थोड़ा बहुत पता होगा आपको कि मास्टर ग्लैंड है तो खुद तो काम करेगा नहीं, करवाएगा, है ना, खुद तो काम नहीं करेगा, ये काम करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर इसी को ही आप कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ से समझना कि यहाँ पर हॉर्मोन्स बनते भी हैं, रिलीज भी होते हैं। ये क्यों कहा मैंने अभी समझ आ जाएगा। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सुन लो। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करेगा, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो हॉर्मोन्स बनाए और रिलीज करे। सेम एज ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज कराता है। FSH सेम, LH सेम, फिर प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कराएगा। अब अलग कहानी यहाँ से होती है, पोस्टीरियर लोब या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसकी कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है। ये हॉर्मोन्स रिलीज ज़रूर करता है लेकिन ये हॉर्मोन्स बनाता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हॉर्मोन्स बनेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स है ये सब हाइपोथैलेमस बनाकर इसको भेजता है। हाइपोथैलेमस ये सिर्फ इसको स्टोर करेगा और जब ज़रूरत होगी तब रिलीज कर देगा, पॉजिटिव फीडबैक आते ही ये रिलीज कर देता है। ADH यानी वैसोप्रेसिन एग्जाम्पल है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। काम क्या है इसका, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने। एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में तो हेल्प करेगा ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन ने करवाया है इन मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, ये उसको रिलीज भी कराता है, ठीक है। तो दीज आर द हॉर्मोन्स विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। बहुत आसान सवाल है, आपको ऐसे डर लगने वाली चीज़ नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन की, एकदम ऐसे कहानी की तरह समझो। देखो क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल की हेल्प से ही मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए कि यही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में हो गई है एक बहुत खतरनाक लड़ाई, क्लियर, और लड़ाई हो गई है हाथ पैर वाली, समझो। तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक मार दिया, अब तुम ऐसे खड़े होगे तो देखोगे नहीं, ठीक है, या उसने इधर मारा, तुम ये वाला गाल तो आगे नहीं कर दोगे, तो फिर क्या होगा, या तो आप एक की बजाय एक ही मारोगे, या आप अगर उससे बड़े वाले हो तो आप एक की बजाय 2 मारोगे, है ना। ये होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, उसने मारा आपने तुरंत 2 जड़ दिए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि जो सडन रिएक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब ये तो एक ही एग्जांपल हुआ, अगर आप एक गर्म पैन टच कर लेते हो तो उसको हाथ हटाने में आपको समय नहीं लगना होता है, आपने टच किया, आपको गर्म लगा, आपने एकदम हटा लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आपको करंट लग जाए फॉर एग्जाम्पल, करंट वाला नहीं, खतरनाक वाला नहीं, हल्का सा, तो आप हाथ ऐसे हटा लेते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। कोई तुम्हारे पैर पे हथौड़ा मार रहा हो, तुम ऐसे तो नहीं खड़े रहोगे, मार नहीं करोगे, तुम ऐसे कर लोगे पीछे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो सडन विदड्रॉल आपके किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट का किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट, इसी को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनॉमिक, क्विक
and involuntary response to a stimulus that does not involve the conscious part of the brain, यानी आपका ब्रेन इस काम में रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये सिर्फ आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ही सीमित है, ठीक है। इट हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म, ऑब्वियसली बात है। इट अकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CNS। समझ आया कि क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलिए अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टिमुलस आया, हथौड़ा आ रहा है, ठीक है, तो अब एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि टचिंग समथिंग हॉट या जो भी आपको कोई हथौड़ा मार रहा है, तो एनवायरनमेंट तो चेंज होगा ही। उसके बाद जो रिसेप्टर है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो डिटेक्ट द स्टिमुलस, कोई भी है ना, गाल है, चाट आ रहा है, तो ये रिसेप्टर इसको कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। पैन टच कर रहे हो तो हाथ उसको डिटेक्ट कर लेगा, समझ लो। फिर सेंसरी न्यूरॉन तुम्हारा एक्टिवेट होगा। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को भेजना। इसका काम होगा कि जो भी इम्पल्स आया है उसको ये उठाएगा और आपके स्पाइनल कॉर्ड को देकर आएगा, ठीक है। वहाँ पर रिले न्यूरॉन है, यानी जो कि इस इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा भाई मोटर न्यूरॉन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस रिसेप्टर तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। तो वो जो भी आपका रिएक्शन होगा वो उसको वापस लेकर आएगा इफेक्टर तक। इफेक्टर तुम्हारा कोई भी बॉडी का पार्ट, ठीक है, जहाँ भी चोट लगने वाली हो। फिर इफेक्टर जो होगा वो मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। वो करेगा रिस्पॉन्ड, है ना। तुम भाई ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्ड तो करोगे ही। गर्म पैन है तो हाथ हटा लोगे, हथौड़ा मारा है तो पैर पीछे कर लोगे, कोई किसी ने डांडा मारा तो तुम 2 मार दोगे। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। और बस यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेन स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए इसका एक डायग्राम भी है, ये हथौड़े वाला ही डायग्राम है ना, बहुत ही फेमस है ये डायग्राम। चलिए ठीक है, देखो हुआ क्या। सबसे पहले आया स्टिमुलस, ठीक है, किसी ने हथौड़ा तुम्हारे सामने उठाया, क्लियर। अब तुम ऐसे ही तो नहीं खड़े रहोगे ना, क्लियर, समझ रहे हो। तो उसके बाद ये यहाँ से चलेगा आपके पास ये सेंसरी न्यूरॉन। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का ये जो मेन पार्ट है, ग्रे पार्ट, यहाँ पर आपका सारा रिएक्शन और एक्शन यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। उसके बाद यहाँ से वापस आपके पास मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है कि भैया पैर हटा लो, ठीक है, पैर हटा लीजिए। ये पैर पीछे कर लेगा, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। समझ आया, ये होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डायग्राम बनाकर आना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए सिंपलेस्ट डायग्राम मैं यहाँ लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन प्रोसेस। अब पैनक्रियाज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। चलिए एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको इतना पता होगा, पैनक्रियाज इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है, यानी यहाँ पर खाना जाता नहीं है, ये अपने पास से एंजाइम्स को, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करेगा एंड देन वो आपके किसी भी पर्टिकुलर जहाँ भी उसको जाना है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम तक वो जाता है, वो वहाँ पर चला जाएगा और बाकी डाइजेशन कर देगा। पैनक्रियाज इज डुअल फंक्शन ग्लैंड, मैंने बताया है आपको। इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्टमक से पीछे वाली तरफ प्रेजेंट होता है। आप इसका अगर डायग्राम बनाना चाहो तो आप इसका इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। लीफ की तरह होता है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होगा। ये बीच में पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जैसे लीफलेट होती है ना, सेम ऐसे। ये कुछ ऐसे ऐसे सब कुछ बिल्कुल एक लीफ की तरह होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये होगा इसका मेन पार्ट। इसके बाद दिस इज बेस एंड दिस इज टेल, ठीक है। तो बॉडी, बेस और टेल, बेस, बॉडी, टेल। चलो ये होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ से चीज़ें रिलीज होती हैं, और ये अटैच्ड होगा डुओडेनम से। ये डुओडेनम है, यहाँ पर होता है स्टमक, बिल्कुल इसके ऊपर से होता हुआ जाएगा स्टमक इस तरीके से। तो स्टमक से पीछे ही होता है ये पैनक्रियाज, समझ लो। तो ये डुओडेनम, इसी के ऊपर स्टमक होगा और स्टमक से पीछे होगा पैनक्रियाज।
Clear? In digestion, it act as an exocrine gland by secreting digestive enzyme and bicarbonate into the small intestine. Small intestine के duodenum part में रिलीज होती हैं चीज़ें, याद रखना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, इतना आपको आइडिया हो ही गया होगा। अब कौन कौन से क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिलीज होती हैं और उनका फंक्शन क्या है वो मैं एक बार बता देती हूँ। पहला हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस। ये तो एंजाइम्स हैं एंड दिस इज बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, जो कि एक एल्केलाइन फ्लूइड है। काम क्या होता है अभी बताऊंगी। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, ये भी पेप्टाइड्स को तोड़ता है अमीनो एसिड में। पहले ये काम करते हैं, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ता है, DNA और RNA को। अब बात आती है बाइकार्बोनेट आयन की। देखो ये है एक एल्केलाइन फ्लूइड, है ना, और ये किस में रिलीज किया जाएगा? डुओडेनम में। क्या डुओडेनम में सिर्फ यही आ रहा होगा? क्या काइम नहीं आ रहा है? काइम का जो मीडियम है दैट विल बी एसिडिक ड्यू टू HCl, ठीक है। तो एल्केलाइन फ्लूइड का काम होता है उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना जो कि स्टमक से एंटर कर रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आया? न्यूट्रलाइजेस एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल pH रेंज ऑफ अबाउट 8 फॉर एंजाइम्स टू वर्क, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शंस होते हैं, ये सारे कंपोनेंट है। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा? फूड जैसे ही डुओडेनम में एंटर करेगा, एसिडिक काइम स्टिमुलेट कर देता है रिलीज हार्मोन्स कोलसिक्रेटिन एंड कोलसिस्टोकाइनिन, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज है उसके एंजाइम्स रिलीज होना शुरू कर देते हैं। और जो मैंने अभी अभी आपको एंजाइम्स के नाम लिखाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, वो ये है कि एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन ये जितने भी एंजाइम हैं ये सब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। अब किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यूकैरियोट्स में ये आपको बताना है। एक ज़रूरी सूचना ये कि एक क्वेश्चन 7 नंबर का है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। चलिए, प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्स प्रोटीन बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और प्रोटीन्स बहुत सारे काम करेगा। देखिए हमारी बॉडी में है यानी यूकैरियोट्स में प्रोटीन का सिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले तो आप DNA से RNA बनाते हो, फिर RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये तो यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा लिख देना आप कि न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन जो कि DNA से RNA बनाता है। कौन सा? mRNA, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो mRNA है इससे एक्चुअल प्रोटीन बनता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे और ये साइटोप्लाज्म में होता है, मेनली इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर ट्रांसलेशन हो, 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनिशिएशन को। तो इसमें होगा क्या कि जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, व्हाट इज दिस? राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती है ना, ठीक है। तो जो स्मॉल वाली है वो बाइंड करती है mRNA के स्टार्ट कोडोन के साथ जिसका नाम है AUG विच कोड्स फॉर मैथ्योनीन, कोड्स फॉर मैथ्योनीन, ठीक है। ये है स्टार्ट कोडोन। जब ये आता है तभी ये प्रोसेस शुरू होगा। tRNA जिसके पास इसका एंटी कोडोन है क्योंकि A बाइंड्स विद U binds with A, G binds with C. So this is the anticodon of AUG. Clear? And amino acid methionine binds to start codon, बता दिया है मैंने। लार्ज सब यूनिट जो होगी राइबोसोम की वो भी अटैच होती है जो कि एक पूरा कंप्लीट राइबोसोम बना देंगे। फिर इसके बाद है इलोंगेशन का प्रोसेस जिसमें tRNA अमीनो एसिड्स को लेकर आता है राइबोसोम के पास, जिसमें पर्टिकुलर प्रोटीन की तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है, tRNA उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लेकर आएगा। यही इसका मेन मकसद है। राइबोसोम रीड करते हैं कोडोन्स को, फिर उसके बाद उसके हर एक एंटी कोडोन को लेकर आया जाता है जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसे पता चलेगा भैया? A के साथ U बाइंड करता है, C के साथ G बाइंड करेगा। अगर AUG है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? UAC, ठीक है। ये होता है एंटी कोडोन एंड दिस इज कोडोन, ऐसे पता चलता है,
ठीक है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा अमीनो एसिड के, एंड देन राइबोसोम ये कोडोन्स को रिमूव कर देगा 5 to 3 पर। फिर है टर्मिनेशन, जैसे ही स्टॉप कोडोन आते हैं UAA, UAG, UGA, वैसे ही tRNA की जो बाइंडिंग है वो रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। रिलीज फैक्टर वहाँ से रिलीज किया जाएगा, वो बाइंड करेगा, और जो न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन है इस तरीके से, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़कर जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है ना, वहाँ पर जाकर इसको अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा और आपके पास एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन आ जाएगी जिसको आप प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रास। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले रिलीज होगा रेनिन, इसी स्टेप में चलना है आपको, जैसे लिखा हुआ है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले रिलीज होता है रेनिन, जो कि कम ब्लड प्रेशर के एक्शन में रिलीज किया जाता है। लो सोडियम या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के रिएक्शन में इसको रिलीज किया जाएगा। कहाँ से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। जैसे ही ये रिलीज होगा ये बनाता है एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है ये। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है टेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से रिलीज किया जाता है। और जैसे ही ये बन जाएगा, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, हमको इसी की ज़रूरत थी, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। जैसे ही ये रिलीज होगा वैसे ही ये क्या होगा, ये करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को, ये करेगा एल्डोस्टेरोन के रिलीज को, ये करेगा ADH को स्टिमुलेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। और एल्डोस्टेरोन क्या कर देगा, एक्ट्स ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, ताकि वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जा सके, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जा सके, वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जा सके, और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, जिसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बस यही तो है, ठीक है। एंड लास्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम विद इट्स फंक्शन। क्या क्या काम करता है सेरिबेलम, ये आपको बताना है, और उसके स्ट्रक्चर को भी, उसका डायग्राम अगर बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोस यानी इसकी शेप, लोकेशन, डिवीजन क्या है। तो शेप कैसी होती है, बेसिकली ये एक स्मॉल छोटा सा ब्रेन जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। लिटिल ब्रेन भी कहते हैं इसको। लोकेशन क्या है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होता है, पॉन्स से एकदम पीछे, एंड मेडुला। डिवीजन क्या है, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। वर्मिस एक कनेक्टिव टिश्यू आप कह सकते हैं, जिसका काम होता है इन दोनों हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करना। क्या लोब्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोको लोन्यूडुलर जो लोब है, ये मसल एंड टोन एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस एंड आई मूवमेंट्स, ये सारे के सारे पर्टिकुलरली फंक्शंस हैं। एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो कॉर्टेक्स यानी आउटर रीजन, मेड्यूला इनर पार्ट एंड डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। एंड देन इसके बाद हमारे पास दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। चलो ये देखो, ये है सेरिबेलम। एक चीज़ याद रखना, सेरिबेलम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता, अगर ये हाईली कॉन्वुलेटेड ना होता तो। क्लियर, क्योंकि आप खुद ही देखो कि किस तरीके से ये कॉन्वुलेटेड है। कॉन्वुलेटेड मीन्स घुमावदार, है ना। इसके जो अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इस इतनी हाईली कॉन्वुलेटेड होती हैं, इसीलिए इसको हम छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, लिटिल ब्रेन, ठीक है। तो ये आउटर वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, फिर इसके बाद ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड मेड्यूला, एंड देन होता है हमारे पास जो ये पार्ट है डीप न्यूक्लियाई, ठीक है, ये भी। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया ही था, ये और ये, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। चलो फंक्शंस भी देख लीजिए। पहली चीज़ की जो सेरिबेलम होता है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी आप स्केलेटल मसल्स की हेल्प से जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं, इन सारी की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का होगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड मसल टोन, इसके अलावा बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, मोटर लर्निंग, आई मूवमेंट कंट्रोल, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। तो ये थे
सारे क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2024 में पूछे जा चुके थे, अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप ये मानकर चलिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। और इसके बाद मेरे हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट मिल गई होगी कि हमको अब इन सारे क्वेश्चंस को करना है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर चैप्टर के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, सबसे कम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया लग ही गया होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, मेक श्योर कि आप इस चैनल को फार्मेसी इंडिया प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कुछ लिंक्स दी गई हैं जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उनके साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।